हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोनिल कंपाउंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहिल अहमद आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं। तो देखिए, वे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह CO या CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है। इस फॉर्मूले में हम N की वैल्यू एसीटोन यानी कीटोन्स के लिए मिनिमम 3 रखेंगे। N इक्वल टू 3 रखा तो हमारे पास C3H2 इंटू 3O ये आ गया, यानी C3H6O। और हम जानते हैं कि यही मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका होता है, CH3COCH3 का। चेक करके देख लें, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो ये एसीटोन का फार्मूला हो गया। अब अगर हम इसे एल्डिहाइड फॉर्म में लिखें तो एल्डिहाइड फॉर्म CH3CH2COH, ये अपना एल्डिहाइड हो गया। कार्बन अगेन चेक कर ले, 1 2 एंड 3, हाइड्रोजन 3 2 5 एंड 1 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिवाइड किया गया है, और यह भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हम एल्डिहाइड और कीटोनों को किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के मेथड्स यानी विधियां देखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की विधियां, यानी विरचन मीन्स निर्माण की विधियां। तो हम पहले दोनों को ही बनाने की मेथड्स देखते हैं, जिसमें एल्डिहाइड भी बनाएंगे कीटोन भी बनाएंगे। फिर बाद में हम सेपरेटली देखेंगे कि एल्डिहाइड बनाने के मेथड्स अलग पढ़ेंगे और कीटोन्स बनाने के मेथड्स अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड बनाने की विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की एक साथ देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। इसमें सबसे पहला देखेंगे हम एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो होगा एल्कोहल के तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि एल्कोहल अगर हम लें और उसकी कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दें तो विहाइड्रोजनीकरण होता है। देखिए कैसे, CH3 CH2OH, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक क्यों कहा? हम जानते हैं जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो वो अगर अपने साथ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगा प्राइमरी एल्कोहल। जैसे यहां ये कार्बन जो है वह OH से जुड़ रहा है और यही कार्बन एक CH3 से जुड़ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? प्राइमरी एल्कोहल। अगर यहां पर एक और CH3 लगा दें H हटा के तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, और दोनों H हटा करके अगर एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे लगा दें तो ये तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं कि हमने CH3 CH2OH लिया। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको हम 573 केल्विन भी कह सकते हैं। अब कॉपर की प्रेजेंस में आपको याद है क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजन कौन सी निकलती है? एक तो निकलती है ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, और एक जो OH ग्रुप से कार्बन जुड़ा रहता है उसमें से भी एक H निकलती है। तो सपोज करो यहां से एक H गायब हुआ तो यहां CH बचा और यहां O बचा, तो CH और O मिलकर के क्या बन गया? CH3CHO। तो ये देखिए हमारे एसिटैल्डिहाइड, जिसको IUPAC में एथेनॉल कहते हैं, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम यहां पर प्राइमरी एल्कोहल की जगह सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, देखते हैं। CH3CHOH सब जानते हैं सेकेंडरी एल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य दो CH3 से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। वापस सेम CH3 की कॉपर की प्रेजेंस में वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराने वाले हैं, तो एक H तो ये वाला निकलेगा और OH जिससे जुड़ रहा है वह कार्बन भी क्या निकाल देगा? एक H निकाल देगा, और अब हमें मिलेगा CH3COCH3। इट मींस एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर हम चाहें कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल ले लें, CH3 एंड OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल यानी तृतीयक एल्कोहल है। यहां पर देखें ये कार्बन जो है OH से जुड़ा हुआ है, अपने साथ 1, 2 और 3 कार्बन रख रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप का एल्कोहल हो गया? टर्शरी यानी तृतीयक एल्कोहल हो गया। इसकी भी रिएक्शन हम कॉपर के साथ कराते हैं, तो देखिए वही कॉपर के साथ रिएक्शन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन मजे की बात यहां पर यह है कि यहां पर विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से ये क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल तीनों की रिएक्शन कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो बनने वाले प्रोडक्ट्स बताइए। तो वहां पर तो हम सीख चुके हैं, पिछले पेज पर हमने देखा था, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर H ना निकलकर इससे पूरा OH निकलता है और इस जगह से एक H निकल जाएगा। अब बताइए यहां पर एक बॉन्ड फ्री क्योंकि H निकल गया, और यहां पर भी एक बॉन्ड फ्री, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड मिलकर के यहां पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा CH3CCH3, और यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये एक H लॉस कर चुका है तो CH2, यानी यहां तो एल्कीन बन गई। इस एल्कीन का नाम क्या होगा? नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3, यानी 2 मिथाइल प्रोप 1 इन 2 मिथाइल
prop 1 ene. 2-मेथिल प्रोप 1 इन, या इसको 2-मेथिल 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना, यहां पर वाटर लॉस हुआ है, यानी साथ में बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्लस H2O निकल जाएगा। तो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टर्शरी एल्कोहल निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन प्रोसेस शो करते हैं, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पर यह बात क्लियर। अब हम कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का वर्क देख चुके हैं। अब हम देखेंगे यहां पर कि ऑक्सीकरण का एक मेथड और है कि यदि हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं K2Cr2O7 से, यस, CH3CH2OH ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अपन, और किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? एक H यहां से, एक H यहां से, एक O ये, यानी H2O निकल गया और क्या बन गया? CH3CHO। तो इसके पहले वाला विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजनेशन जो हमने कॉपर 300 डिग्री पर पढ़ा था, उसमें हाइड्रोजन निकलने के बेस पर उसे विहाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं और ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो देखो H के साथ ऑक्सीजन क्या लेकर निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल, यानी प्लस H2O साथ में निकलेगा। ओके, अब हम अगर सेकेंडरी एल्कोहल ले लें CH3 और OH, तो यहां पर भी वही सेम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएं, वही K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो एक H ये वाला, एक H ये वाला और एक ऑक्सीजन, यानी वापस आपके कीटोन बनने वाला है CH3COCH3 एसीटोन, या जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन, IUPAC नाम प्रोपेनोन ये बन जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट H2O। अब बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की, तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो 3 डिग्री एल्कोहल ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कम कार्बन वाले कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि 3 डिग्री एल्कोहल को किस तरीके से हम आगे ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। ओके, तो अब हम देख रहे हैं वसीय अम्लों से भी एल्डिहाइड और कीटोन्स वगैरह बनाएंगे। तो वसीय अम्लों से नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, 2 मेथड अभी हमने पढ़े हैं, एक तो कॉपर के साथ और दूसरा K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ेंगे वसीय अम्लों से। वसीय अम्लों से या वसीय अम्लों को हम बोलते हैं फैटी एसिड। तो कोई सा भी वसीय अम्ल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले HCOOH लिया, HCOOH, यह है फॉर्मिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए HCOOH प्लस HCOOH, और इसको मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में
300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि यहां से पूरा COOH ग्रुप यहां से निकलता है और एक और जो हमारे HCOOH मॉलिक्यूल था उसमें से OH ग्रुप निकलता है। ओके, ये दोनों निकलने पर यहां से H बचता है और यहां से ये CHO ग्रुप बचता है। तो क्या बन जाता है, HCH और ये O, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम अगर यहां पर HCOOH की जगह CH3COOH ले लें तो यहां पर H की जगह CH3 आ जाएगा। चलो मैं यहीं पर करके बता देता हूं। सिर्फ एक मॉलिक्यूल मैंने CH3COOH का लिया और एक HCOOH का लिया, यानी मिक्सचर ले लिया हमने दो एसिड्स का, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। देख लेते हैं, यहां पर मैं लगा देता हूं CH3COOH और एक HCOOH। तो यहां पर भी हमारे क्या आ जाएगा, CH3। तो देखो CH3CHO बन गया। यानी एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस, बस एक CH3COOH और एक HCOOH, यानी दोनों की 50-50% मात्रा हमें लेनी है। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर दोनों में से एक फॉर्मिक एसिड है तो उसमें से हमेशा OH ग्रुप ही रिमूव होता है। क्यों होता है ये मैकेनिज्म में देखते हैं, लेकिन यहां पर बस अब आपको याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड से हमें क्या निकालना होता है, OH। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये हमारा वसीय अम्लों से फॉर्मेशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। ठीक है, यानी शुष्क आसवन मीन्स होता है ड्राई डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ वाली रिएक्शन। यहां पर कैल्शियम सॉल्ट लेंगे हम, वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। मीन्स ड्राई डिस्टिलेशन करना है। तो ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, कैल्शियम सॉल्ट को गर्म कर दो और गर्म करने से उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट उड़ जाती है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने लिया कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, देखो एक तो आप लेंगे पहले फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने और इसकी रिएक्शन करा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस। अब आप लोग जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और फॉर्मिक एसिड एक एसिड है। तो यहां से देखो H और इससे OH, ऐसे इससे H और इसका OH, यानी दो H और OH निकले। तो अब हमारे पास क्या बच गया, यहां पर HCOO, नीचे भी बच गया HCOO और यहां हो गया कैल्शियम। तो ये तो क्या बन गया हमारा, कैल्शियम फॉर्मेट। अगर यहां पर मैं एसिटिक एसिड ले लेता, यानी CH3COOH CH3COOH, तो यहां बन जाता कैल्शियम एसीटेट। ओके, तो देखो ये तो अपन ने दोनों बना के बता दिए कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट क्या होते हैं। तो ये हमारा है कैल्शियम फॉर्मेट। चलो अब अपन चलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट से बनाते हैं अपन सबसे पहले HCOO। अब मुझे कुछ नहीं करना, ड्राई डिस्टिलेशन यानी शुष्क
आसवन। आप इतना सा याद रख लें कि शुष्क आसवन का मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक फ्लास्क में लेना है और गर्म कर देना है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे, CaCO3 निकल गया। अब क्या बचा? देखो, ये बचा HCOH। अरे यही तो HCOH क्या है? मेथेनेल। और इस मेथेनेल को ही आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, यहीं पर मैं चेंज कर रहा हूं कि मान लीजिए मैंने CH3COO CH3COO ले लिया, यानी मैंने इतना सा चेंज किया कि CH3COO ले लिया और यहां पर नीचे भी यही। इसका मतलब है अब मैंने रिएक्शन कैल्शियम एसीटेट से करानी है। तो कैल्शियम एसीटेट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? ड्राई डिस्टिलेशन यानी शुष्क आसवन। और शुष्क आसवन करने पर यहां से भी वही कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट निकलने के बाद यहां बचेगा CH3COCH3 यानी एसीटोन CH3COCH3 यानी एसीटोन का फॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं प्रोपेनॉन। ओके, तो ये हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन ड्राई डिस्टिलेशन से हो गया। लेकिन अब एक और बात कि अगर कोई ये कह दे कि आपने फर्स्ट टाइम शुष्क आसवन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, सेकंड टाइम आपने एसीटोन बनाया, लेकिन आपने एसीटेल्डिहाइड तो बनाया ही नहीं। तो देखो, मान लीजिए मैं यहां पर एक ले लेता हूं CH3COO और नीचे ले लेता हूं HCOO और इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन कैल्शियम से। तो ये एक तरफ तो एसीटेट ग्रुप, एक तरफ फॉर्मेट ग्रुप और एक कैल्शियम से ये जुड़ रहे हैं। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कंपाउंड बन जाए? ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए आपको एक तो चाहिए एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। चेक कीजिए, ऐसे ये चाहिए ना हमें, CH3COOH चाहिए, और एक चाहिए हमें HCOOH। और फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहां से H निकले और यहां से OH निकले, फिर यहां से H निकले और यहां से OH निकले, तो ये बन सकता है। लेकिन आप बताइए कि अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी कंटेनर में डाल देंगे, मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड डाला, तो वहां केवल एक मॉलिक्यूल थोड़ी डालेंगे, वहां तो हम कम से कम उसका 1 मोल डाल दें तो करोड़ों की संख्या में ये CH3COOH उसमें होगा और करोड़ों की संख्या में ही HCOOH उसमें होंगे। तो कौन किसके साथ जाके जुड़ेगा ये डिसीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम इस तरीके से कंपाउंड बनाने की सोचें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, यानी इस तरीके से नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट निकाल करके और CH3CHO नहीं बना सकते। तो इसको बनाने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं, देखना। देखिए किस तरीके से अपन बनाएंगे। एक लेंगे हम CH3COO CH3COOCA, समझ गए आप? कैल्शियम एसीटेट ले लिया और इसके साथ प्लस एक लिया मैंने कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, ये ले लेते हैं
कैल्शियम और फॉर्मेट HCOO और ये Ca से जुड़ रहा है। एक और नीचे से जोड़ देते हैं HCOO Ca। अब इसमें से भी कैल्शियम कार्बोनेट और उसमें से भी कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, तो निकालते हैं। ये COO, एक कैल्शियम कार्बोनेट इसका, ऐसे यहाँ निकालते हैं CaCO और ये O। ओके, तो ये इससे भी निकल गया और एक ये इससे भी निकल गया। तो कितने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव करने पड़े हमें? 2। तो -2CaCO3, 2 कैल्शियम कार्बोनेट यहां से हमने हटा दिए। यहां से हटाने के बाद अब देखो, चेक करना, अगर मान लीजिए ये CH3 और ये CO और ये CH3 मिले, तो पहली चीज तो हमें क्या मिल गई? CH3CO CH3, यानी एसीटोन मिल गया। दूसरा देखें हम कि मान लो ये CH3 इस CHO के साथ जुड़ जाए, तो हमें क्या मिलेगा? एक CH3CHO, और यही हम चाह रहे थे, ये हमें मिल गया। तीसरा ये भी हो सकता है कि जैसे ये इसी के साथ जुड़ा था वैसे ये इसके साथ जुड़ जाए, तो ये H है, मैं इसको चौकोर बॉक्स में कर देता हूं, स्क्वायर वाले में H, और ये CHO। तो तीसरी चीज हमें क्या मिल गई? प्लस HCHO। यानी मजेदार बात, तीनों का मिक्सचर मिलेगा। यानी हमें एसीटैल्डिहाइड बनाने की सोचेंगे तो हमें एसीटोन भी बना हुआ मिलेगा उसी मिक्सचर में और HCHO भी मिलेगा। इसलिए एसीटैल्डिहाइड बनाने के लिए ये मेथड अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये हमारा सारे के सारे ड्राई डिस्टिलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट। अब देखेंगे हम जेम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन बनाना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी जेम डाई हैलाइड से। अब कोई मुझे बताए कि जेम डाई हैलाइड होते क्या हैं। तो देखिए, दो प्रकार के डाई हैलाइड हमने देखे थे, एक तो जेम और एक विस। जेम डाई हैलाइड वो होते हैं जिसमें एक ही कार्बन से अगर 2 हेलोजन जुड़े हुए हों तो वह कहलाता है जेम डाई हैलाइड। और यदि 2 नेबरिंग कार्बन पर, यानी एडजेसेंट कार्बन जिसको बोलते हैं, या हम बोल दें समीपवर्ती कार्बन से एक एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं विस डाई हैलाइड या विसनिल डाई हैलाइड। तो ये विस डाई हैलाइड कहलाएगा और ये वाला जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। ओके, ये जेम और ये विस, तो एक कार्बन पर 2 हो तो जेम हो जाता है। तो इन दोनों से हम बनाएंगे एल्डिहाइड्स वगैरह और कीटोन्स। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं वन वन डाइक्लोरोएथेन। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दें तो क्या होगा? जैसे एक्वस KOH से रिएक्शन होगी, CH3CH और 2 OH यहां ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक्वस KOH या AgOH या Ag2O मोइस्ट, ये सब क्या काम करते हैं?
Cl को हटा करके OH ग्रुप जोड़ते हैं। लेकिन एक चीज हमें यह भी पता है कि इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं ब्रैकेट में? क्योंकि ये अनस्टेबल है। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप को क्या माना गया है? अनस्टेबल यानी अस्थाई। तो यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, क्योंकि एक कार्बन पर जब भी 2 OH समूह होते हैं तो उनसे जल का निष्कासन होता है। तो यहां पर मैं वाटर लॉस कर देता हूं, -H2O हो गया। अब क्या बचा चेक करते हैं। CH3CH बचा और यहां से तो OH हट गया पूरा और यहां से क्या हट गया? H। अब क्या बच गया? CH3CHO, यानी हमारा एल्डिहाइड बन गया CH3CHO। बात समझ में आ रही है? एसिटैल्डिहाइड या इसी को हम बोलते हैं एथेनेल। अब अगर हम चाहें कि हम एसीटोन बनाएं तो एसीटोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे CH3C और यहां पर एक हेलोजन ऊपर एक नीचे और ये CH3। ये क्या है? ये है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 2,2 1 2, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन भी एक्वस KOH से कराएंगे। एक्वस KOH से वही CH3C, यहां OH आ जाएगा, नीचे भी OH आ जाएगा और यहां CH3, यानी Cl हटके OH जुड़ गया। लेकिन हम जानते हैं कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा? तो CH3CO CH3 मिलेगा और यह होता है एसीटोन या प्रोपेनोन। तो देख लिया हमने, हमसे एल्डिहाइड भी बना लिया और एसीटोन भी बना लिया। अब देखो यहां बात क्या याद रखने की है कि देखो, यदि जेम डाइहेलाइड में दोनों हेलोजन अगर किनारे वाले कार्बन पर हैं, ये देख लीजिए टर्मिनल कार्बन पर 2 हेलोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर दोनों हेलोजन टर्मिनल वालों पर ना होकर के किसी भी बीच वाले पर हैं तो फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, बार बार इसको गलत ना करें। सिर्फ ये ध्यान रख लें कि कोने पर 2 हेलोजन दिख गए तो एल्डिहाइड बनने वाला है, बीच में 2 हेलोजन दिख गए कीटोन बनने वाला है। और एक थोड़ी सी नई बात कि अगर कॉर्नर पर 3 हेलोजन दिख गए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने वाला है। वो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला मेथड, 6th रिएक्शन, एल्काइन के जल अपघटन द्वारा। एल्काइन के जल अपघटन द्वारा भी हम एल्डिहाइड बनाते हैं। यह देखिए, मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन है, जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, रूढ़ नाम इसका एसिटिलीन। ओके, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होता है? हाइड्रेशन यानी जल अपघटन। डाइल्यूट H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल को पाई बॉन्ड को तोड़ करके ऐड कर देता है। यहां से ये पाई बॉन्ड टूटेगा
और इस पाई बॉन्ड के टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। देखिए CH डबल बॉन्ड CH, एक पाई के टूटने से नए जो बॉन्ड बने वो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और इस बॉन्ड पर जाकर के ऐड हो गया H और यहाँ पर ऐड हो गया OH। ये चीज हमारे पास बन गई H और OH के ऐड होने से। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं या और। बोलो, ये हो गया CH2, इस H के साथ इसको H ऐड कर दिया CH2, डबल बॉन्ड CH, और OH को देखना मैं ऐसे लिख रहा हूं O और H इसके साथ ऐड है तो मैंने H को इस तरीके से लिख दिया। ओके, अब इसमें मैंने ऐसा कर दिया कि ये बॉन्ड तो यहां से यहां चला जाए और ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाए, तो इन दोनों के बीच में H और CH2 के बीच में ये बॉन्ड आ गया, तो ये तो CH3 में बदल गया, यानी CH2 किससे जुड़ गया? H से, और ये सिंगल बॉन्ड रह गया यहां पर, और CH के साथ कौन जुड़ गया? डबल बॉन्ड, और इसके साथ यहां O, यानी ये तो CHO ग्रुप बन गया, यानी CH3 CHO, CH3 CHO ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। देख लीजिए, एसिटैल्डिहाइड यानी एथेनॉल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। तो डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, जो एक नेम रिएक्शन के रूप में जानी जाती है और बहुत बार आई है, रोजेनमुंड रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रोजेनमुंड। रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एसिड हैलाइड लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए CH3COCl, या कोई जरूरी नहीं है यहाँ CH3 ले, यहाँ पर हम RCOCl भी ले सकते हैं। R मीन्स कोई सा भी एल्किल समूह, मेथिल एथिल प्रोपिल ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, और यहां पर किसकी प्रेजेंस रहती है? पैलेडियम की, और BaSO4 यहां पर एक कैटेलाइटिक पॉइजन की फॉर्म में डाला जाता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। अब देखिए क्या होता है कि 2 H में से एक H तो इसके साथ और एक H इसके साथ जुड़ता है, और ये CH3CHO में बदल जाता है। ये देखिए CH3CHO, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया? HCl। ये चीज बनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर पैलेडियम क्या काम करता है? तो पैलेडियम हाइड्रोजनीकरण का काम करेगा, यानी हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? पैलेडियम। लेकिन पैलेडियम की हाइड्रोजनीकरण की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए ये एक बार हाइड्रोजनीकरण करके CH3CHO बना देता है, और अगर इसके बाद भी यह और हाइड्रोजनीकरण कर दे तो एक H यहां और एक H यहां जुड़ेगा, और ये CH3CH2OH बन जाएगा, यानी एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अभिक्रिया यहीं पर रुक जाए और आगे हाइड्रोजनीकरण ना हो, तो इसके लिए हम इसकी क्रियाशीलता को इसके द्वारा कम कर देते हैं, यानी पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसके साथ BaSO4 उत्प्रेरक विष के रूप में मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन आपके जो आता है वो यह आता है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में BaSO4 का क्या काम है? तो आपको आंसर लिखना है, BaSO4 एक उत्प्रेरक विष होता है
जो पैलेडियम की हाइड्रोजनीकरण क्षमता को कम कर देता है, जिससे एल्डिहाइड और आगे एल्कोहल में परिवर्तित नहीं हो पाता। ओके, तो ये हमारा रोजेनमुंड रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्काइनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा। देखो, हाइड्रोबोरोनीकरण रिएक्शन हमने देखी थी, ये ले लिया मैंने HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे B2H6 से। तो अभी मैं यहां पर आपको समझाने के लिए B2H6 की जगह BH3 यूज कर रहा हूं। ओके, और BH3 को भी मैं इस तरह से ना लिख करके मैं BH3 को इस तरीके से लिख दूं, BH3। ओके, और अब यहां से एक पाई बंध टूटता है, तो कितने बंध फ्री होंगे? 2। और कौन से होंगे? सिग्मा बंध फ्री। तो देखो, एक सिग्मा तो यहां फ्री होगा, एक यहां होगा। मैं इसको इस तरह से बना दूं, HC डबल बॉन्ड CH। अब 2 बॉन्ड जो फ्री हुए, मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं, एक और एक, ये 2 बॉन्ड, इस कार्बन पर भी ये फ्री और इस कार्बन पर ये फ्री। अब एक H यहां से इसके पास चला जाए, तो ये यहां चला गया साहब, एक H। तो ये CH जो था अब CH2 में बदल गया। इस तरीके से एक और हमने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें भी यही एक बॉन्ड टूटा और एक H और यहां से कहां चला गया? यहां। फिर एक और लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर इसका भी ये H यहां चला गया जब ये बॉन्ड टूटा। तो देखो, 3 मॉलिक्यूल लिए हमने एथाइन के और तीनों में इस जगह पर HH चला गया। तो ये क्या बन गया? CH2 CH2 CH2, कितने? तीनों में। तो 3 मॉलिक्यूल बन गए ये। ठीक है, तो यहां पर ये 3 मॉलिक्यूल, तीनों H काम आ गए। अब बोरोन की ये वैलेंसी बच गई 1 2 और 3। तो बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये कितने थे हमारे पास टोटल? 3, ये 3, और इससे यहां क्या जुड़ गया? बोरोन। इसका मतलब है कि बोरोन की 3 वैलेंसी से 3 ग्रुप ऐसे जुड़ गए। तो ये चीज हमारे पास बनी। इसको क्या करते हैं? रिएक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके कितने मॉलिक्यूल लिए? मान लीजिए हमने 3, और रिएक्शन किससे कराई? BH3 से। तो क्या बन गया? तो ये लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और इससे जुड़ा हुआ ये 3 मॉलिक्यूल से बोरोन। ठीक है, तो ये ट्राई एल्किलिन बोरोन बन जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक मध्यवर्ती यौगिक बना। अब इसकी और आगे जो हम रिएक्शन कराएंगे, वो इसका कराएंगे हम जल अपघटन। क्या कराएंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए, इसका जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वह कौन से माध्यम में होगा? देखो, 2 माध्यम होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। तो यहां पर हम क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे पहले। तो H2O2 से रिएक्शन होगी किस मीडियम में? क्षारीय माध्यम में। तो आप जानते हैं कि ये यहां से टूटेगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं समझाने के लिए? HOOH। ये OH यहां गया, ये कहेगा मुझे तो 3 OH चाहिए, तो इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो आप। ओके, तो 3 OH यहां चल गए और 3 OH बचे, वो तीनों यहां चले गए। तो ये हर एक मॉलिक्यूल को कितना कितना OH मिल गया? एक एक OH। तो देखो, यही बनेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। और कितने बन जाएंगे टोटल? ये 3, और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? B के साथ कितने OH ऐड हो गए?
3, तो BOH का होल थ्राइस। ये कहलाता है आपका बोरिक एसिड। इसको ऐसे भी लिखते हैं या H3BO3। ये बोरिक एसिड है, इसको एसिडिक नेचर वाला होता है ये। इसको देख करके आप बेसिक नेचर मत लिख देना, ये क्षार नहीं है, ये बोरिक एसिड है जिसको H3BO3 लिखते हैं। अब अगर हम यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कर दें तो यहां हम लेंगे H2O से रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम में, यानी H+ की प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं, यहां पर भी हमें इसके 3 मॉलिक्यूल लेने हैं और ऐसे ही ये ब्रेक होगा, लेकिन यहां H और यहां OH जुड़ेगा। यहां OH 3 जुड़ेंगे तो BOH का होल थ्राइस बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस प्लस, अब बोलो यहां पर H जुड़ेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक प्रोडक्ट बनेगा यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन कितने बनेंगे? तो ये 3 है तो संख्या में कितने रहेंगे? 3। ओके, ये चीज। तो ये रिएक्शन लगती ऐसी है कि बहुत टिपिकल है, लेकिन है आसान। मैं एक बार अब इसको अलग तरीके से करके बता रहा हूं, ये आपके समझ में आ गया? अब देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH लेना है। ये आपका एथाइन हो गया और इसकी रिएक्शन आपको करानी है BH3 से। अब BH3 की जगह अगर हम B2H6 ले लें तो ये जो हम 3 लेते थे वह 3 ना लेकर के अब कितने लेंगे? 6 लेंगे। ओके, तो 6 तो ये लें और ये BH3 की जगह क्या ले लें हम? B2H6। ओके, तो यहां पर मैं B2H6 ले लेता हूं। ठीक है, देखना यहां पर मैं ले लेता हूं B2H6। ठीक है, अब देखो B2H6 ले लिया अपन ने, तो इसका मतलब है ये भी डबल लेना पड़ेंगे हमें, और यहां पे जो बनेगा वह तो यही बनेगा, CH की जगह तो CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, और CH के साथ यहां पर कौन ऐड हो जाएगा? B। लेकिन यहां पर डबल कर दिया था, यहां पे भी डबल है, तो यहां पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? ये 2 बनेंगे। ओके, और जब इसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन होगा तो देखो 2 B हैं, तो H2O2 हम पहले कितने ले रहे थे? 3, अब लेने पड़ेंगे हमें 6। ओके, ये यहां से टूटेगा, तो बोलो यहां पर कितने जाएंगे? इधर 3 OH और यहां पर भी 3 OH, और 2 मॉलिक्यूल हैं तो टोटल 6 काम आ जाएंगे। तो यहां पर ये कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही है? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम के लिए सिंबल लगा देते हैं अपन OH-। अब हमारे पास क्या बनेगा? तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, OH के कितने मॉलिक्यूल बन गए? तो यहाँ पर हमने 3 नहीं लगाया था, भूल गए थे, ये लगा दें यहाँ पर, है ना? तो ये हमारे 6 मॉलिक्यूल बन गए, और प्लस BOH का होल थ्राइस कितने बने? तो ये भी 2 बने। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारी होगी एल्काइनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा, है ना? इस अभिक्रिया का क्या नाम है? हाइड्रोबोरोनीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी स्टीफेन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, स्टीफेन अभिक्रिया।
स्टीफेन अभिक्रिया में क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट होता है अपना CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी एथेन नाइट्राइल यहाँ पर लेते हैं और इसका रिडक्शन कराते हैं SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। जब इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो देखो एक H यहाँ और एक H यहाँ पाई बॉन्ड के टूटने से जुड़ता है। ठीक है, करते हैं हम ऐड CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये हमारे बन गया। और जब इसका आगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यहाँ पर कितने H से रिडक्शन हुआ? 2H से। ओके, 2H से रिडक्शन हुआ और अब इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर से रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। यहाँ पर 2H यहाँ चले जाएंगे, एक O यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर तो अमोनिया निकल जाएगी और यहाँ CH3CHO में बदल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसका तरीका ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या करते हैं हम कि चलो पहले तो हम ये कर देते हैं कि इसको यहीं से तोड़ करके एक 2H तो यहाँ पर और एक O यहाँ लगा देते हैं। वाटर से रिएक्शन हो गई तो क्या बन गया हमारे CH3CHO। तो ये एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसको मैं तरीका बताता हूं कि इसमें एक्चुअल में होता ये है कि जो ये CH3 है वो CH डबल बॉन्ड NH की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो पहले क्या होता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है और ये टूटेगा तो एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां फ्री होगा। देखिए कैसे, CH3CH सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ पर भी एक बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ पर जुड़ गया H और यहाँ पर जुड़ गया OH। तो वाटर इस तरीके से ऐड हुआ। अब फिर वापस से एक बार और H2O से रिएक्शन हो तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और H यहां जाएगा और OH यहां आ जाएगा। तो OH को यहां ले जाऊंगा तो देखो OH और एक और OH आ जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं CH3CH और नीचे OH है और ऊपर भी क्या आ गया, OH, और यहां पर H ऐड हुआ तो क्या निकल गया अलग, NH3। देख लीजिए NH2 पहले था, एक H ऐड हुआ तो NH3 बन गया, यहां पर OH ऐड हुआ तो एक कार्बन पर 2 OH आ गए। अब चूंकि 2 OH वाला अस्थाई होता है तो यहां से क्या निकल गया, यहां से OH और यहां से H, ये H निकलते से अब क्या बच गया, CH3CHO, यानी अब जो फॉर्मेशन हो गया वो हो गया CH3CHO का। तो ये ओरिजिनल तरीका ये है और इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि फास्ट हो जाए। ओके, तो ये हमारी स्टीफन रिएक्शन कंप्लीट, स्टीफन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन, ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण द्वारा, ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण द्वारा नेक्स्ट रिएक्शन। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल हम जानते हैं कि फॉर्मूला ग्लाइकोल का होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों पर क्या जुड़े हुए हैं, OH ग्रुप, यानी एथेन 1,2 डाइओल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। जब इस ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन हम कराएंगे लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में, टेट्रा एसीटेट यानी CH3COO कितनी बार, टेट्रा मीन्स 4 बार, और किससे जुड़े हुए हैं, लेड से। जानते हैं हम
जो लेड होता है इसकी दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +4। यहां पर इसकी +4 ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहां पर +4 ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन चेंज होगी। देखना यहां से H निकलेगा और यहां से भी H निकलेगा, और ये दोनों H क्या करेंगे, CH3COOH से रिएक्शन करेंगे। देखना इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CH3COO CH3COO कितनी बार लिखने हैं मुझे, 4 बार। CH3COO और CH3COO 4 बार लिख दिया मैंने। और ये किससे ऐड हो रहे हैं, Pb से। Pb मीन्स लेड से। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि ये H यहां चला गया, यहां पर ये लगा देता हूं मैं H, तो ये क्या बन गया, CH3COOH। ये दूसरा H यहां चला गया, ये भी क्या बन गया, CH3COOH। अब Pb को सिर्फ 2 CH3COO ग्रुप मिले, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से किस में कन्वर्ट हो गई, +2 में। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर अब जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, एक तो देखो CH2O और दूसरा भी CH2O, यानी हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिल गए, CH2O के। 2 मॉलिक्यूल CH2O के मिले। इसी को हम या 2 मॉलिक्यूल HCHO लिख सकते हैं, क्योंकि CH2O का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और HCHO की फॉर्म में भी इसको लिखते हैं और CH2O के रूप में भी इसको लिखते हैं। प्लस और क्या बना, तो साथ में 2 CH3COOH बन गए, तो 2 मॉलिक्यूल CH3COOH के, फिर प्लस और कुछ बचा क्या, तो चेक कर लो, लेड डाई एसीटेट बचा है, तो 2 ग्रुप जोड़ने हैं, यानी CH3COO का होल ट्वाइस Pb। तो मजेदार बात तो यहां पर यह है कि यहां नाम दिया ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण द्वारा, तो बिल्कुल ग्लाइकोल में से हाइड्रोजन निकल गए, इसलिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। लेकिन लेड टेट्रा एसीटेट का क्या हुआ है, तो अपचयन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ Pb+4 स्टेट में था और यहां पर किस स्टेट में आ गया, Pb+2 में। तो यानी लेड टेट्रा एसीटेट का तो होता है अपचयन और ग्लाइकोलों का होता है ऑक्सीकरण। तो ये हमारी रिएक्शन ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण द्वारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिनियर अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिनियर अभिकर्मक एक बहुत फेमस अभिकर्मक है, जिसका फॉर्मूला होता है RMgX। X की जगह हम ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कुछ भी, क्लोरीन वगैरह लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं कोई सा भी एक ग्रिनियर अभिकर्मक, ठीक है, और इस ग्रिनियर अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे हम एस्टर से, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, तो मेरा यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मैं, ग्रिनियर अभिकर्मक। ग्रिनियर अभिकर्मक यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे इसकी एस्टर के साथ। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये अपना एक ग्रिनियर अभिकर्मक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन एथिल मेथेनोएट से, HCOO C2H5।
ये है अपना एथिल मेथेनोएट, ये एथिल समूह और एक कार्बन को मेथ और सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन है तो एन और अनुलग्न होता है इसका ओएट, तो ये एथिल मेथेनोएट है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन CH3MgI से, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दूं कि यहाँ पर H C और ये O और आगे OC2H5 जुड़ा हुआ है। ओके, ये है। अब यहां पर कौन सा चार्ज आ गया था? नेगेटिव, और यहां जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, तो यहां नेगेटिव आएगा। तो इसमें हम जानते हैं कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड में ये धातु के साथ कार्बन जुड़ी हुई है, यानी ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? कार्ब धात्विक यौगिक। क्योंकि ग्रिनियर अभिकर्मक यहाँ कार्ब धात्विक यौगिक है, इसलिए इस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ आप, यहाँ पर MgI तो जुड़ेगा O से जाकर के, तो ये O के साथ कौन जुड़ गया? MgI, क्योंकि O नेगेटिव था तो इससे प्लस वाला MgI जुड़ गया। और C क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन ऐड हो जाएगा? CH3, यहाँ पर CH3 ऐड हो जाएगा। यह हुआ हमारा पहला काम। अब देखो यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या करेंगे कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो देखिए रिएक्शन H2O से रिएक्शन कौन से माध्यम में? हमेशा अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होगी तो क्या होगा देखना, यहां से ये ब्रेकडाउन होगा, एक H इधर और एक OH इधर आएगा, तो क्या हो गया साहब? देखना, यहां बन जाएगा OH, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं H C CH3 O C2H5 और नीचे क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये कंपाउंड हमें मिलेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा अपने प्लस Mg, ये वाला, और I के साथ क्या जुड़ रहा है? OH, तो ये I और ये OH। यस, अब देखना इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये जो बना है ये अब आगे किस तरीके से रिएक्शन करेगा देखिए आप। जब भी इस तरीके का ग्रुप बनता है जिसमें एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो इनमें से कुछ समूह का विलोपन होता है। तो देखो यहां से C2H5OH का विलोपन हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं मैं, क्या हो गया विलोपित? माइनस C2H5OH। मैं आपको एक कॉमन रिएक्शन बताऊंगा इस टाइप की, जिसमें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के लिए आपको एक फिक्स रिएक्शन याद रखनी है और सब में एक ही रिएक्शन का मेथड अप्लाई होगा। तो यहां पर माइनस C2H5 हो गया, तो अब बच क्या गया? CH3COH, यानी हमारे बन गया CH3COH, यानी ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एथेनेल यानी एसिटेल्डिहाइड का। अब देखो यहां पर अगर आप फॉर्मेट की जगह एथेनोएट यूज कर लेते, यानी आप एथिल मेथेनोएट की जगह एथिल एथेनोएट यूज कर लेते, तो फिर आपके यहां पर एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता। खैर यहां तक क्लियर। अब आगे की बात करते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं हम, जिसमें अपन क्या करेंगे कि आपको एक फिक्स बता देता हूं मैं कि मान लीजिए आपको कोई सा भी
कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव दे दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं आप, COOH ग्रुप जो होता है, इसके कितने व्युत्पन्न होते हैं? COOH के व्युत्पन्न, तो ध्यान रखना 4 प्रकार के व्युत्पन्न होते हैं। पहला तो होता है एनहाइड्राइट, CO O CO, ये इसको बोलते हैं हम एनहाइड्राइट। ये कैसे बनता है? 2 COOH में से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो क्या बन जाता है? COO, ये बन गया एनहाइड्राइट। और अगर COOH में से माइनस हो गया H और जुड़ गया R तो बन जाता है COOR, जिसको हम बोलते हैं एस्टर। ओके। और अगर COOH में से माइनस होता है OH और जुड़ता है इसकी जगह X तो ये बनता है COX, और इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड या अम्ल हेलाइड। और इसी तरीके से अगर COOH में से माइनस हो जाता है OH और प्लस हो जाता है NH2 समूह, NH2 समूह ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? CONH2, यानी यह होता है एमाइड। तो ध्यान रखना, यह अगले लेसन में काम आएगा कि अम्ल के कितने व्युत्पन्न होते हैं। तो अम्ल के 4 व्युत्पन्न होते हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, अम्ल हेलाइड और एमाइड। ओके। अब हम यहाँ पर जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं उससे हम एल्डिहाइड वगैरह बनाने के लिए एक फिक्स मेथड देखेंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने R लिया, CO लिया, और मान लीजिए यहां पर मुझे लेना था या तो OH या OR या X लेना था या NH2 लेना था, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया Z लिया मैंने। ओके। अब Z की जगह में क्या क्या ले सकता हूं? तो Z की जगह में ले सकता हूं OR। OR लिया तो ये COOR यानी एस्टर बन जाएगा। मैं ले सकता हूं X तो COX यानी हेलाइड बन जाएगा। मैं ले सकता हूं NH2 Z की जगह तो ये बन जाएगा एमाइड। और अगर मैंने ले लिया OCOR तो देखो RCO फिर OCOR यानी क्या बन गया? एनहाइड्राइट। तो यानी ये मैं कुछ भी ले सकता हूं। खैर, अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई ग्रिन्यार अभिकर्मक से, यानी CH3MgI के साथ। ओके। इसके साथ रिएक्शन होगी वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हमें क्या मिलने वाला है? तो RCO और ये Z। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या जुड़ेगा? MgI, ये लो MgI, और ऊपर क्या जुड़ जाएगा? CH3। यस। अब रिएक्शन कराएंगे वाटर से, H2O से रिएक्शन हुई तो ये क्या होगा? यहां से टूटेगा और H तो आएगा यहां और OH आ जाएगा यहां। तो क्या बन गया? RCCH3ZOH, ओके, और प्लस MgI
OH, ये बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहां से Z ग्रुप निकलता है और यहां से H ग्रुप। ओके, तो अगली स्टेप में हम कर दें कि यहां से क्या निकल जाएगा, ये फिक्स याद रखना है आपको, -HZ यहां से हमने हटा दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे RCCH3, और ये तो हट गया HZ के रूप में, तो यहाँ C डबल बॉन्ड के साथ O, यानी ये तो क्या बन गया, कीटोन। ठीक है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर आपकी टेक्निक इसलिए फायदेमंद है कि यहाँ पर मान लीजिए मैं लगा देता OR, कौन सा ग्रुप लगा देता, OR, तो यहाँ पर भी OR आता और OR H के साथ निकलता, तो क्या निकल जाता, ROH, और क्या बन जाता, कीटोन। अगर मैं यहाँ Cl ले लेता तो यहाँ पर भी Cl आता और क्या निकल जाता, HCl, और आपके क्या बन जाता, कीटोन। मान लीजिए मैं यहाँ NH2 ले लेता तो यहाँ पर NH2 आता और NH2H के साथ निकलता, तो क्या निकलता, अमोनिया, और फिर भी क्या बन जाता, कीटोन। तो यानी हमने एक रिएक्शन से सारे डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन देख ली, यानी 3-4 तरह की रिएक्शन हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो ये सारी विधियां एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की आज अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड की देखी। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम सेपरेट रिएक्शन देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।